तो आज बात करते हैं हीरों की, मतलब उनकी जो चमक है उसके पीछे छिपी कहानियों की। हाँ, उन खदानों की, उन मजदूरों की जहां से ये पत्थर निकलते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के अनुभव भी हैं जो इस दुनिया का, आप कह सकते हैं, एक अलग ही पहलू दिखाते हैं। तो मकसद बस यही है कि इस चमक की जो मानवीय कीमत है उसे थोड़ा समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। अक्सर हम सिर्फ वो फाइनल प्रोडक्ट, वो हीरा देखते हैं, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि उस तक पहुंचने का जो सफर है वो क्या है, सही बात है। कौन लोग हैं उसमें शामिल, उनके क्या हालात हैं। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग कोनों में ये जो हीरा खनन है, इसकी असलियत क्या है। हाँ, तो शुरुआत अफ्रीका से करते हैं, जैसे हम्म। कॉन्गो, अंगोला, सियरा लियोन। हाँ, ये मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ एक कार्यकर्ता हैं, नाम तो गुप्त रखा गया है। वो बताते हैं कि उन्हें सिर्फ 13 साल की उम्र में खदान में काम पर लगा दिया गया था। 13 साल, बहुत छोटा। हाँ, और रोज रोज 12 से 14 घंटे काम, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं, कुछ नहीं। उफ, और वो कहते हैं कि अक्सर कोई ना कोई साथी घायल होता था या फिर लौटता ही नहीं था। मतलब जान का जोखिम हर पल। हर पल। और पैसे पैसे भी तय नहीं। कभी कभी तो बस खाने के बदले काम चलता था। उनका एक बयान है, वो मुझे बहुत छू गया। उन्होंने कहा, हीरा दिखने में सफेद होता है पर उसमें लाल रंग ज्यादा होता है, खून का। ओहो, ये बहुत गहरी बात है। और देखिए, ये अनुभव जो है ना, दुर्भाग्य से ये काफी आम तस्वीर पेश करता है, जैसा इन स्रोतों में बार बार जिक्र आता है। ये दिखाता है कि कैसे जिन जगहों पर इतने कीमती संसाधन हैं, अक्सर वहीं पे मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा हनन होता है। हाँ, ये विरोधाभास है एक तरह का। बिल्कुल, बुनियादी सुरक्षा, सही मजदूरी, इन सब का अभाव, ये वहां की कड़वी सच्चाई है। वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, अब थोड़ा रूस की तरफ चलते हैं। साइबेरिया की खदानें, हाँ, वो बिल्कुल दूसरा एक्सट्रीम है। दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक कार्यकर्ता ने बताया कि वहां तापमान मतलब -40 डिग्री तक चला जाता है। -40? हाँ, मशीनें भले जम जाएं पर इंसानों से काम लिया जाता है। उन्हें खतरनाक इलाकों में भेजा जाता है, और शायद बिना किसी सुरक्षा के। अक्सर। और वो भी कुछ महीनों के कॉन्ट्रैक्ट पर। कोई मेडिकल बीमा नहीं। और अगर खदान धंसने से मान लीजिए मौतें होती भी हैं तो उनका रिकॉर्ड शायद ही कभी बाहर आता हो। मतलब पारदर्शिता की भारी कमी। बिल्कुल। उन्होंने एक बात कही, यहां सिर्फ डायमंड नहीं मिलता, इंसान भी खो जाते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि माहौल कितना भी अलग हो, चाहे वो अफ्रीका की भयानक गर्मी हो या साइबेरिया की ये जानलेवा ठंड, हाँ, एक चीज कॉमन दिखती है, वो है पारदर्शिता की कमी और श्रमिकों के जीवन का जैसे कोई मोल ही ना हो। सही कह रही हैं। जोखिम का बस रूप बदल जाता है, गर्मी से सर्दी हो जाती है, पर जोखिम तो बना ही रहता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करते हैं। सुना है वहां खनन पर नियम कानून ज्यादा सख्त हैं। हाँ, तुलनात्मक रूप से ज्यादा रेगुलेटेड है। पर क्या वहां काम आसान है? एक खनिक ने बताया कि शिफ्ट तो वहां भी 10-12 घंटे की होती है। और खदानें इतनी गहरी होती हैं कि लगातार ऑक्सीजन लेवल की निगरानी करनी पड़ती है। शारीरिक रूप से तो मुश्किल है ही। हाँ, पर इससे भी बड़ी चीज जो उन्होंने बताई वो है मानसिक तनाव और अलगाव। अच्छा। परिवार से दूर रहना, एक ही जैसे माहौल में लगातार काम करना, ये कई लोगों को डिप्रेशन में धकेल देता है। ये एक बहुत अहम पहलू है। हाँ, उनका कहना था, लोग सोचते हैं हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, पर ये नहीं देखते कि इसकी कीमत क्या चुका रहे हैं हम, क्या खो रहे हैं हम। सही बात है, ये एक अहम पहलू सामने लाता है। देखिए, कानूनी ढांचा होने से शायद शारीरिक सुरक्षा कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन काम की जो प्रकृति है, हाँ, वो अपने आप में इतनी कठिन है कि मानसिक स्वास्थ्य पर उसका भारी असर पड़ता है। और ये एक ऐसी कीमत है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, इस पर बात कम होती है। बिल्कुल, भले ही नियम कितने भी अच्छे क्यों ना हो। सही। और आखिर में कनाडा चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। अच्छा। यहाँ की खदानें तो तकनीकी रूप से काफी आधुनिक बताई जाती हैं। हाँ, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। पर यहाँ भी चुनौतियां कम नहीं है, खासकर मौसम और अकेलापन। फिर वही बात आ गई। हाँ, एक स्थानीय कार्यकर्ता के अनुसार काम जो है वो शारीरिक से ज्यादा शायद मानसिक रूप से थका देने वाला है। 3 हफ्ते लगातार काम करते हैं, फिर 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, लेकिन परिवार से इतनी लंबी दूरी जीवन के कई जरूरी पल वो छीन लेती है। बिल्कुल, वो समय वापस नहीं आता। उन्होंने एक बात कही, हीरे छांटते छांटते हमने अपने सपने खो दिए। उफ, ये
इन सभी अनुभवों को अगर हम एक साथ देखें ना, अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हाँ, ये शब्द है जो बार बार उभर कर आता है। त्याग, सैक्रिफाइस, त्याग, चाहे वो सुरक्षा का त्याग हो या स्वास्थ्य का या परिवार के साथ बिताने वाले समय का या फिर जैसा उन्होंने कहा अपने सपनों का। हाँ। ऐसा लगता है कि ये हीरा खनन उद्योग का एक अंदरूनी हिस्सा बन गया है, अभिन्न अंग, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा हो, चाहे कितने ही नियम कानून क्यों ना हो। तो मतलब एक तरफ तो वो शोरूम की जगमगाहट है, वो चमक है, हाँ, और दूसरी तरफ खदानों का ये अंधेरा सच है, हाँ, और उसमें काम करने वालों का ये अथाह संघर्ष। बिल्कुल, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं, जैसा किसी ने कहा भी था, कि हीरा सिर्फ एक लग्जरी नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। ये उन लोगों की आवाज है जो इस चमक के पीछे अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। और यहीं पर मुझे लगता है एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या? कि अगली बार जब कोई उस चमकते हुए पत्थर को देखे, उस हीरे को देखे, तो क्या उसे एक पल के लिए उन हालात और उन हाथों का ख्याल आना चाहिए जिनसे गुजर कर वो आया है? सोचने वाली बात है। और अगर ख्याल आता है, अगर हाँ, तो फिर ये जागरूकता, ये अपने साथ कौन सी जिम्मेदारी लाती है? ये हमें सोचना होगा।